अब साथी जाति और धर्म के सवालों पे आ जाता हूं। इसके बारे में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। भौतिकवादी दर्शन की विचारधारा को यदि आपने समझा होगा तो आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जाति और धर्म दोनों का लक्ष्य है। धर्म का लक्ष्य दिमागी रूप से आपको गुलाम रखना, कंट्रोल करना, आपके जीवन को कंट्रोल करना, आपके जीवन जीने की पद्धति को कंट्रोल करना। वो धर्म के माध्यम से करते हैं, दिमाग को, मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। मैं बहुत वीडियो में समझा चुका हूं। जाति से जो हमारे देश के अंदर वर्ण व्यवस्था है, जाति है, उससे वो मेहनत कश वर्ग की एकता को तोड़ते हैं। अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में बांट करके जो मेहनत कश वर्ग है, गरीब है, शोषित पीड़ित जनता है, उसकी एकता नहीं बनने देते। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि जाति धर्म के सवालों को असल सवाल बना करके हमारे जिंदगी के असल सवालों से हमको भटका देते हैं। हमारे जो जीवन के आर्थिक सवाल हैं, जो जीवन जीने के संसाधनों के सवाल हैं, रोजी रोटी रोजगार के सवाल हैं, इन सवालों को प्रमुख सवाल होना चाहिए, राजनीति का सवाल। इससे हमको ये जाति धर्म के सवाल हमको भटका देते हैं। वो भटकाता कौन है? पूंजीवादी ताकतें, हमको लूटने वाले लोग। तो हमको ये क्या समझना है कि जाति धर्म का जो दुरुपयोग है, ये पूंजीवादी राजसत्ता हमको हमारी एकता तोड़ने के लिए, हमको दिमागी रूप से गुलाम बना के रखने के लिए और हमको असल सवालों से भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से समझना है, अपने दिमाग में हमको अच्छी तरीके से डालना है। दूसरा चीज जो राजसत्ता का ताकत है, आज वोट के रूप में है। जो वोट हम जाति धर्म के नाम पे जब डालते हैं तो अपनी मेहनत कश वर्ग की एकता को हम पूंजीपतियों के झोली में डालते हैं। यानी हमारा जो ताकत है, हमारा जो पावर है, उस पावर को हम पूंजीपति के हाथ में देते हैं। यानी हम किसी पूंजीवादी पार्टी को, पूंजीपति को अपना खुद के ऊपर हंटर मानने के लिए उसके हाथ में हंटर पकड़ा देते हैं। ये क्या है हंटर? हमको बेरोजगार करता है वो, हमारा श्रम कानून खत्म करता है वो, हमारा वेतन कम करता है वो, हमारी सामाजिक सुरक्षाएं को कम करता है वो, हमारी सामूहिक जो संपत्ति है उस पर कब्जा करता है वो। तो ये हंटर हैं, हमको निर्धन बनाता है वो, हमारा शोषण करता है वो, हमारे ऊपर अत्याचार करता है वो। कौन करता है? पूंजीवादी राजसत्ता, पूंजीपति। तो हम ये क्या करते हैं? वोट रूपी ताकत है वो पूंजीपति को दे देते हैं, भाजपा कांग्रेस को दे देते हैं, फिर उसी हंटर से वो हमारे ऊपर वार करते हैं। आज ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान ये कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मान रही, जबरन कर रही। तो जबरन क्यों कर रही? क्योंकि इससे किसानों का फायदा नहीं होना है, इससे देसी विदेशी पूंजीपतियों का फायदा होना है। देसी विदेशी पूंजीपतियों के फायदे के लिए किसान 9 महीने से वहां पे दिल्ली में पड़ा है, उसकी बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है। तब कि ये सरकार किसके वोटों से बनती है? ये इसी मजदूर किसानों के वोटों से सरकार बनती है। यही मजदूर किसान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया। मगर वोट किस रूप में दिया साथियों? ये वोट धर्म के नाम पे दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे दिया, हिंदू मुसलमान के नाम पे दिया। तो धर्म के नाम पे वोट दिया आपने, वो सत्ता में पहुंच गए। आपने अपनी आर्थिक नीतियों की बातें नहीं करी, नीतियों की बातें नहीं करी। तो ये बात को समझना है। इसलिए साथियों, हमको जो जाति और धर्म के सवाल हैं, इनको हमको अच्छी तरीके से समझना है। मार्क्स ने जो थ्योरी में समझाया कि जो सर्वहारा वर्ग का विचारधारा है, भौतिकवादी दर्शन, उसका जो जीवन जीने का पद्धति है, उसके अंदर मनुष्य केवल मनुष्य है, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य ना ऊंचा है, मनुष्य ना नीचा है, सारे मनुष्य एक समान है। हमको सबका एक दूसरे का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो हमको भौतिकवादी दर्शन का विचार क्या क्या
समझाता है, समानता समझाता है, सामूहिकता समझाता है। इसलिए हमको ये समझना है साथियों कि जाति धर्म के सवालों से जो ये सारा पूंजीवादी तंत्र का साजिश है, इस साजिश को समझ करके हमको जाति धर्म के सवालों को प्रमुख सवाल हमको नहीं बनने देना है। जाति धर्म के सवालों को हमको राजनीति के सवाल नहीं बनने देना है। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। इसका अर्थ क्या है कि हमको जाति धर्म की जो ये विचारधारा है, चेतना है, इससे हमको बाहर निकलना है। और जो भी जातियों की पंचायतें करते हैं, जातियों के संगठन बनाते हैं, ये हमारे लिए खतरा है। सीधे बोलो तो ये हमारे दुश्मन हैं। तो इन दुश्मनों को हमको सहयोग करना चाहिए या इनका विरोध करना चाहिए? दुश्मनों का डट करके विरोध करना चाहिए। इसलिए जो भी इस तरीके का काम करता है उसका हमको सहयोग नहीं करना, उसका हमको विरोध करना है। हमको मेहनत कश वर्ग की एकता को कायम करना है। जाति धर्म के नाम पे जो एकता बना रहे, इस एकता को हमको प्राथमिक चेतना नहीं बनने देना है। ये गलत है, ये हमको समझना है और यही बात हमको जनता को समझाना है। इसलिए जाति धर्म के सवालों पे बहुत ही सजगता से हमको एक्शन करने का जरूरत है। इस बात को हमको समझना है और हमको ये भी समझना है कि जाति धर्म के सवालों को हमको बहुत ही समझ से, बहुत ही सतर्कता से उठाने हैं। हमको जब भी जाति धर्म का सवाल उठाना है, जिस व्यक्ति से हम उठाते हैं, हमको उसकी चेतना को ध्यान रखना है। उसकी चेतना के आधार पर ही उससे हमको सवाल करने हैं। उसकी चेतना के आधार पर भी हमको उससे बहस करनी है और हमको उसकी चेतना पे चोट करनी है। उसकी चेतना को बढ़ाने का काम करना है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, ताकि वो धीरे धीरे करके विकास क्रम में वो जो चेतना उसके दिमाग में भरी हुई है, उस चेतना का जो प्रहार उसके ऊपर हो रहा है, उससे बच सके और उससे धीरे 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 करके बाहर निकल सके। उसके लिए हमको भौतिकवादी दर्शन, ये विचारधारा को उसके दिमाग में डालना है, धीरे धीरे करके डालना है। इसका भी हमको ध्यान रखना है। सीधे तौर से हमको एकदम उग्र नहीं होना है। एकदम से हमको धर्म के खिलाफ हम झंडा लेके चल दिए, धर्म के खिलाफ हमने लोगों की भावनाओं को भी नहीं समझा, एकदम से उग्र होकर के हम चिल्लाने लगे। इस बात को हमको ध्यान रखना है। हमको स्टेप बाय स्टेप अपने कदम डालने हैं। इसके बारे में हमको आरएसएस से सीखना चाहिए। आरएसएस का लक्ष्य ये जो है हिंदू राष्ट्र कायम करने का, उसके बारे में आज भी वो राजसत्ता के अंदर मुसलमानों का भी वोट ले रहे हैं, तब कि उनके विचार के हिसाब से मुसलमान नंबर 1 का दुश्मन है, ईसाई नंबर 1 का दुश्मन है, ये भौतिकवादी दर्शन की विचारधारा नंबर 1 का दुश्मन है। तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आज वो कहते हैं, मोहन भागवत ने कहा कि जो ये कहेगा कि मुसलमान यहाँ से दूसरे देश चले जाओ या मुसलमान यहाँ का हिस्सा नहीं है, वो हिंदू नहीं है। और वहीं दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नाक के नीचे नारे लगा रहे लोग, जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे हरियाणा में लगे, ये नारे आरएसएस के समर्थित बहुत सारे लोग लगाते हैं। ये कैसा है उनका चरित्र है? उनका असल लक्ष्य अलग है, जिसको अपने लोगों से ही उठवा रहे। आरएसएस के कम से कम 100 मुखौटे हैं, 100 तरीके का उनका चरित्र है। हमको तो हम एक बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को भी हमको सावधानी से, सुहलियत से लोगों के बीच में उनकी चेतना के हिसाब से, समझ के हिसाब से रखनी है। एक कॉमरेड है जो किसी कमेटी में आ गया, किसी उच्च पदों पे आ गया, उसके अंदर समझ काफ़ी डेवलप हो गई, उससे हम सीधी चर्चा कर सकते हैं। मगर एक आम मजदूर है, जैसे हम किसी कारखाने के गेट पे गए, मैं अपनी एक घटना शेयर कर देता हूँ आपको समझने के लिए। मैं एक किसी कारखाने की गेट पे गया, हड़ताल हो गई। हड़ताल होने के बाद उनने मेरे को बुलाया वहाँ गेट पे। मैं एक मजदूर नेता के रूप में उस गेट पे गया
जाने के बाद उन्होंने मेरा परिचय करवाया, मेरा भाषण करवाया, मैंने अपना बात रखने के बाद वहाँ मैं बैठ गया, दूसरे साथी बोलने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ एक ग्रुप जो था वो किसी हनुमान मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ा के आया, इसलिए कि हमारा लड़ाई सफल हो जाए। और वहाँ से ग्रुप आए, वो लोग लौट के आए। उस समय सभा खत्म होने वाली थी, खत्म लगभग हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने सबको प्रसाद बांटा, पूरा बहुत सारा प्रसाद लेके आए, सबको प्रसाद बांटा। वहाँ सबने प्रसाद लिया श्रद्धा भाव से। उनका समझ क्या था कि उनका मुद्दा जो था, उनका चेतना उसी तरीके से है कि हो सकता है भगवान ऐसा कुछ कर दे ताकि हमारा जो मुद्दा ये सॉल्व हो जाए, ये उनका चेतना है। उस हिसाब से वो कर रहे थे। जब वो मेरे को प्रसाद देने आए तो मैंने भी प्रसाद लिया, प्रसाद मैंने अपने हाथ में रख लिया। और जब उसने प्रसाद दिया तो मेरे सामने भी मैंने भी उसको ऐसा कर दिया, प्रसाद मैंने रख लिया। वहाँ पर एक दूसरा साथी बैठा था जो पश्चिम बंगाल का था और वो कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में समझता था। उसने मेरे को देख लिया, देखने के बाद वहाँ वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद से जब सब कार्यक्रम खत्म हो गया तब वो मेरे पास अकेले में आया और मेरे से उसने सवाल किया, कॉमरेड आप कॉमरेड हैं? मैंने हाँ। तो बोले आप कम्युनिस्ट हैं? मैंने हाँ। तो उसने कहा कि कम्युनिस्ट तो ऐसा नहीं करते जैसा आपने किया। मैंने कैसा किया? मैंने बोले आपने प्रसाद लेकर के ऐसा किया। तो कम्युनिस्ट तो नास्तिक होते हैं, आपने ऐसा क्यों कर दिया? कम्युनिस्ट तो ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने उसको समझाया, मैं कम्युनिस्ट हूँ, भौतिकवादी दर्शन को मानता हूँ यहाँ, मगर मैं यहाँ जहाँ आया हूँ यहाँ मेरा सबसे पहला ये दायित्व है कि मेरे को इनकी चेतना, इनकी भावना के अनुसार ही मेरे को रिएक्ट करना है। ये मेरा एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है। और उनका समझ ये है, उनकी चेतना भी उस स्तर की है, इसलिए मैंने उस तरीके से रिएक्ट किया। उसके बाद से जब उनका चेतना बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, तो इस सारी चीज को समझेंगे, फिर वो खुद ही उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे। मगर आज मैं वहां पे ये बोलूं कि आप ये फालतू बात कर रहे हो, प्रसाद बरसात बांटने से कुछ नहीं होता है, ये भगवान कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू का बात है, तुम कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए हो, तो मैं उनकी भावना को आघात पहुंचाऊंगा। और उनकी भावना को आघात होगा तो फिर वो मेरी बातें नहीं सुनेंगे, मेरे को बुलाएंगे नहीं, तो मैं अपनी चर्चा, अपना विचार उनके साथ कैसे शेयर करूंगा। इसलिए ये पहली शर्त है कि हमको सामने वाले की चेतना को, भावना को ठेस नहीं पहुंचानी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको अपने विचार नहीं डालने हैं, हमको खुद को नहीं बदलना है। कई वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम कुछ ऐसा भी एक्ट हमको करना पड़े जो धार्मिक हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधार्मिक हो गए या हम बहुत धार्मिक हो गए। हमने उस परिस्थिति के आधार पे सामने वाले की भावनाओं को ख्याल रखने का वहां जरूरत था, इसलिए हमने वो एक्ट किया। और इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी विचारधारा से भटक गए। तो ये इस तरीके के बहुत सारे तथ्य सामने आते हैं जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और ये टकराव भी आते, परिवारों के अंदर भी आते, रिश्तेदारी में आते, घरों में आते हैं। आप टकराव में चर्चा सीधी ना करें, आप वैचारिक चर्चा करें, उसके बाद से धीरे धीरे करके वहां ले जाओ, उसको धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाएगा। इन सारे तथ्यों को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है साथियों। जब भी हम जाति धर्म के सवालों को उठाते हैं या बहस करते हैं या चर्चा करते हैं, इन सारे तथ्यों को हमको ध्यान रखना है। यही बात कर्मकांडों पे लागू होती है। कर्मकांडों के अंदर भी हमको कुछ ऐसी मौलिक चीजें हैं जिसके बारे में हमको बोलना चाहिए, मगर हमको हमेशा एक स्तर ध्यान रखना चाहिए। जिससे हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाले की चेतना के स्तर को मापना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के आधार पे उसको चेतना डालना चाहिए। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा है, कम्युनिस्ट है, वो जाति का ब्राह्मण है, यदि वो कम्युनिस्ट है तो हम उससे सवाल कर सकते हैं कि कॉमरेड, आज एक फलाना दलित साथी है या महादलित साथी है, उसके घर पे आज उसके बच्चे का कार्यक्रम है,
हम सबको उसके घर के कार्यक्रम में जाके शामिल होना है और वहाँ पे खाना भी खाना है। ये सवाल हम उस ब्राह्मण से कर सकते हैं जो कम्युनिस्ट है, और जो असल कम्युनिस्ट है भले वो ब्राह्मण होगा, वो अछूत के घर जाएगा, खाना भी खाएगा, उसके हाथ का पानी भी पिएगा। जो कम्युनिस्ट बनने की प्रक्रिया में है उसको हमको सावधानी से बात करना पड़ेगा, सावधानी से बोलना पड़ेगा, और वो नहीं जाता है तो उसको जबरन ये नहीं कहना पड़ेगा तू काहे का कम्युनिस्ट है। जब वो नहीं जाता है तो हमको केवल ये समझना है कि इसकी चेतना का विकास अभी इतना नहीं हुआ है कि ये इस बात को स्वीकार कर सके। हर एक्ट में हमको उसके एक्ट से ये समझना है कि इसकी चेतना अभी यहां तक विकसित हुई है। हर किसी व्यक्ति के एक्ट से हम ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर चेतना अभी कहां तक पहुंची है, इसके अंदर किस तरीके की चेतना का विकास करने का जरूरत है, इसके अंदर अभी किस तरीके की चेतना को डालने का जरूरत है। ये जो नेतृत्वकारी साथी उसको समझना है और फिर उसको क्लासों के माध्यम से, तीसरे किसी माध्यम से उसकी चेतना को डेवलप करना है। मगर वहीं ये नहीं करना हमको कि वहीं तो बोले तू काय का कम्युनिस्ट है, काय का कामरेड है। जब तू जाके अछूत के घर पानी नहीं पी सकता है तो काय का कम्युनिस्ट है, काय का कामरेड है। तेरे को तेरे जैसे कामरेड तो होने नहीं चाहिए। और मीटिंग में सवाल उठाएं कि ये वहाँ फलाने के कार्यक्रम में नहीं गया था इसलिए इसको ये काय का कामरेड है। तो ये सारी चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना है। नेतृत्व को हर स्टेज पे हर एक्टिविटी को समझना होता है। किसी कैडर के बारे में भी साथी ध्यान रखना, जब हम किसी कैडर को चिन्हित करते हैं तब हमको उसके बैक की हिस्ट्री का, उसके परिवार की हिस्ट्री का सारा एनालिसिस करना होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, एक संगठन की बात है, मैं उसका नाम शेयर नहीं करूँगा, मगर एक महिला थी। जब वो संगठन में आई मैंने उसको देखा, देखने के बाद उससे चर्चा की, उसने कुछ ऐसी बातें बताई, मैंने उससे फैमिली का, तो उसने बताया मेरा लड़का बहुत एक्टिव है। मैंने क्या करता है तो उसने बोला बजरंग दल में है, बजरंग दल में बहुत ही एक्टिव काम करता है, फलाने नेता के साथ जाता है, ढिकाने नेता के साथ जाता है। तो मुझे उसी समय लग गया था कि या तो ये महिला उसको बदलेगी तो इसको, इसकी चेतना को तैयार करने में बहुत मेहनत लगेगी, या ये महिला ज़्यादा दिन संगठन में नहीं रहेगी। और उसने बहुत ही तेज तर्राट थी, बहुत ही एक्टिव थी वो, तो उसने बहुत ही एक्टिवली काम किया। मगर एक बार जैसे ही विचारधारा का सवाल आया तो वो अपने बच्चे की तरफ शिफ्ट हो गई और जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनसंगठन था उसको छोड़ के चली गई। इसका अर्थ क्या है? हमको किसी कैडर को तैयार करने के पीछे उसके बैकग्राउंड की, उसके परिवार की, उसकी सारी धाराओं की, उसकी आर्थिक स्थिति की, उसके किससे संबंध हैं, सब तरीके के स्ट्रक्चर के आकलन को समझना होता है। और हमको फिर सब तरीके की उसकी चेतनाओं को समझ के उसके अंदर विचारधारा के सवाल डालना होते हैं। बहुत ही मेहनत होती साथी कैडर को डेवलप करने में, और ये कैडर को डेवलप करने का काम हमेशा उच्च कमेटी के नेतृत्व का होता है। और उच्च कमेटी के नेतृत्व के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। ये सारे गुण डालने का काम उसकी ऊपर की उच्च कमेटी का है। तभी हम कैडर डेवलप कर पाएंगे, नेतृत्व विकसित कर पाएंगे। इसी तरीके से यूथ का है। जब यूथ हमारे संगठनों में आता, जन संगठनों में आता, तो उसके हमको सारे बैकग्राउंड को, सारी चीज़ों को उसको समझ में ना आए, और हमको सब चीज़ समझना चाहिए जो भी एक्टिवली आगे आता है। ऐसा वर्किंग करना पड़ेगा, इस तरीके का समझ हमको पैदा करना पड़ेगा, तभी हम कैडर डेवलप कर पाएंगे। तो ये सारे सवालों को भी हमको बहुत ही सचेतन मन से ध्यान रखना है और सचेतन मन से इसकी ऑपरेटिंग करना है। इस बात का सबको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो मैं कर्मकांड समझा रहा था आपको, तो कर्मकांडों के बारे में भी इसी तरीके की ऑपरेटिंग हमको करना है। जो भौतिकवादी दर्शन समझाओगे, भौतिकवादी दर्शन को जो समझ जाएगा वो वैसे ही कर्मकांडों से बाहर हो जाएगा, धार्मिक अंधविश्वास से बाहर हो जाएगा। जैसे ही वैज्ञानिक चेतना उसके अंदर जागृत होगी तो ये सारी चीज़ों को से स्वतः ही वो बाहर हो जाएगा।
इसका अर्थ क्या है कि हमको उसके अंदर वैज्ञानिक चेतना के तत्वों को टारगेट करके समझ के उसके अंदर डालने हैं। जितने अंदर विचार उसके अंदर डलेंगे स्वतः ही वो परिवर्तित होगा, स्वतः ही वो सब चीजों से बाहर निकलेगा। हमको बोलने का जरूरत नहीं है उसको। तो इस तरीके से बैक से हमको समझना है किस तरीके से हमको मस्तिष्क को दिमाग पे चोट करनी है, उसके ब्रेन को हिट करना है। जब हम उसके ब्रेन को हिट करेंगे तब हम उसको विचारों को परिवर्तित कर सकते हैं। इस बात को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो कर्मकांडों के सवाल पे हमको जब भी कर्मकांड के सवाल उठाने हैं तो इन सारे तथ्यों को हमको दिमाग में रखने का जरूरत है। इसी के साथ में साथी एक चीज और समझना है, इसी के साथ जोड़ देता हूं मैं कि जो विचार है, जो परिवर्तन है, वो हमेशा पीढ़ियों में आता है। जैसे अगर हम कोई किसी को परिवर्तित करना चाहते हैं, विचारधारा के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, ये कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसको हम भौतिकवादी दर्शन में ढालना चाहते हैं, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसका भी एक समय है, एज है। जैसे जो बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जब छोटा होता है उसका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, जो भी उसके दिमाग में डलता है वो पूरे जीवन उसके पास रहता है। इसलिए आप देखते हैं कि जितने भी धर्म के लोग हैं उनने सबने अपने अपने स्कूल खोल के रखे हैं। कार्वल कॉन्वेंट स्कूल ये ईसाई धर्म के लोगों का है, शिशु मंदिर ये आरएसएस के हैं, मदरसे ये इस्लाम धर्म के लोगों के हैं। तो ये स्कूल क्यों खोल के रखे हैं इन्होंने, और स्कूल से ही धर्म की शिक्षा देते हैं, स्कूल से ही सब चीज़ों को पढ़ाते हैं। जैसे धर्म के लोग, जैसे हिंदू धर्म में जब पेट में बच्चा आता है तब पहला संस्कार हो जाता है उसका, तब से उसको हिंदू बना देते हैं वो। उसके बाद पैदा नहीं हुआ उसके पहले हिंदू बन गया तो उसके ऊपर फिर सारे हिंदू विचारों को थोपेंगे, हिंदुओं की जीवन जीने की पद्धति को थोपेंगे। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में है, इसी तरीके से ईसाई धर्म में है, सभी धर्मों का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो बच्चों को वो अपने दिमाग डालते हैं, धर्म के सवाल डालते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में ईसाइयों के जो उनके धर्मगुरु हैं, पोप हैं, उनके बारे में डालते हैं। हिंदू धर्म के जो स्कूल हैं वो हिंदू धर्म की चेतना डालते हैं। इंक्लूड बहुत सारे जो स्कूल के जो ओनर हैं वो भी अलग अलग धार्मिक विचारों के साथ अपने आप को जोड़ के रखे हैं, तो वो भी उस विचार की चेतना बच्चों के अंदर डालते हैं। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको ध्यान रखना है। और इससे समझना क्या है कि बच्चों के अंदर चेतना और बदलाव सबसे पहले आता है। तो हमको कार्य योजना क्या बनानी चाहिए कि यदि हमको वैचारिक चेतना के साथ बदलाव करना है तो सबसे बड़ा अटैक हमको कहाँ करना चाहिए, वो बच्चों पे करना चाहिए, बच्चों को टारगेट करना चाहिए। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वैचारिक चेतना देने का काम वहाँ से शुरू करना चाहिए। उनके अंदर बदलाव की ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद से जैसी 18 साल का होता, 20 साल का होता है बच्चा, उसके अंदर भी बदलाव की संभावना काफ़ी होती है, मगर जो 14, 15, 12 साल के समय होता उससे कम हो जाती है। जैसे वो 35, 40 साल का होता है उस समय बदलाव की भावना और कम हो जाती है। और मेरे को ये लग रहा है कि वैचारिक बदलाव तो 40 साल तक बदलने की संभावना ज़्यादा होती है। 40 साल के पहले यदि व्यक्ति आपसे जुड़ जाता है तो वो वैचारिक रूप से बदल सकता है। 40 से ऊपर तो वैचारिक रूप से बदलना बहुत मुश्किल होता है। वो 40 से ऊपर है, जैसे कोई 45 साल का है, 50 साल का है, वहाँ संभावना कम हो जाती है। उनको तुम बदलने की कोशिश नहीं करना, ज़्यादा बदलने की कोशिश नहीं करना। वो नहीं बदल, उनको वैचारिक रूप से नहीं बदल सकते। उसमें केवल 2-5% ही लोग होते हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो अपने अंदर बदलाव की क्षमता रखते हैं। बाकी आपको 96% लोग 50 साल से ऊपर के एज को वैचारिक रूप से बदलना मुश्किल होता है। उसके आगे आप 60 साल चले जाओ, 60 साल के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं बदल सकते। इसलिए जो हमारे सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग साथी हैं जिनको हम पूरा जिंदगी लगे पीछे उनको मार्क्सवाद समझाने, लगे पीछे उनको भौतिकवादी दर्शन समझाने, तो हम ये व्यर्थ का अपना समय खराब कर रहे हैं।
वो नहीं बदलेंगे। उनकी हम आदतों को नहीं बदल सकते हैं, उनके हम विचारों को नहीं बदल सकते हैं। इसके साथ में ये भी ध्यान रखना साथी, एक जनरेशन गैप भी होता है। जनरेशन गैप क्या होता है कि जो विकास क्रम है, जो हमको मार्क्स ने समझाया, विकास क्रम हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। तो एक जो 20 साल का लड़का है और जो एक 90 साल का व्यक्ति है, उसके विचारों में वैसे ही भिन्नता होगी, उसके विचार एक नहीं होंगे। ये जनरेशन गैप है, क्योंकि 90 साल का व्यक्ति के विचार 90 साल पुराने हैं, वहाँ से जहाँ से उसका जीवन शुरू हुआ, जहाँ से उसका एक्सपीरियंस शुरू हुआ। और आज का जो बच्चा है उसका एक्सपीरियंस आज से शुरू हुआ, उसको 90 साल वाला पता ही नहीं है। इसलिए नाती का और दादा का हमेशा विवाद होता है, एकजुटता नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है एकजुटता होना। तो ये जनरेशन गैप भी होता है। इसलिए जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठनों में भी देखना, आप जो सीनियर्स कॉमरेड हैं, वो जो वर्तमान का जो परिवर्तन है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। उसका एक बड़ा कारण जनरेशन गैप भी है। इसी के साथ ये भी समझना है कि विकास क्रम की स्पीड भी इसमें काम करती है। कैसे है? बहुत चीज़ें होती हैं साथियों। विकास क्रम की स्पीड कैसे होती है कि जैसे जो पिछले 50 सालों में जितना विकास हुआ, उतना विकास आजकल केवल 5 सालों में हो जा रहा। जैसे मोबाइल आने के बाद से, जो नेट आने के बाद से पूरी दुनिया से जो कनेक्टिविटी हुई, इंटरनेट आने के बाद पूरी दुनिया बदल गई। इतना बड़ा बदलाव हो रहा कि जितना विकास पिछले 100, 200, 500 सालों में नहीं हुआ, उतना विकास इन 20 सालों में हो गया। तो ये विकास क्रम भी होता है, स्पीड का भी होता है। तो अब इसी के साथ एक चीज और होती है कि इसके हिसाब से चेतना का विकास भी होता है कि जो 50 साल का आदमी पुराना जमाने का था, उसकी जो चेतना होती, उसकी जो समझ होगी, आज का जो 12-15 साल का, 20 साल का जो बच्चा है, उसके अंदर उतनी चेतना होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। यानी पहले का जो 30 साल का बंदा है होता था, जितनी समझ उसको 30 साल में आती थी, उतनी समझ आज के 10 साल के बच्चे में आ जाती। तो ये भी एक गैप होता है जो इस जनरेशन गैप में काम करता है। इसलिए साथियों, हमको इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि चेतना और विचारधारा हमेशा एज ग्रुप का भी ध्यान रखना है कि चेतना और विचारधारा का परिवर्तन हमेशा कम एज में होगा। इसलिए बहुत सारे संगठन में जो पुराने लीडरशिप को आप देखेंगे, वो छात्र आंदोलन से निकले वाले हैं, क्योंकि छात्र आंदोलन में जो शुरुआती विचार में, उस एज में उन्होंने जो अपना ये कमिटमेंट दे दिया विचारधारा के साथ में, परिवर्तन जो कर लिया विचार के रूप में, वो ताजिंदगी उस विचार के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमको ध्यान रखनी हैं कि हमको किस एज के विचार ग्रुप को टारगेट करके उनको विचारधारा समझानी है। तो नेतृत्वकारी जो साथी हैं उनको भी ये ध्यान रखना है, हमारे सीनियर कॉमरेड्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि सब सारे परिवर्तनों के हिसाब से ये सारे परिवर्तन भी हो रहे हैं। इनको हमको, इन परिवर्तनों को अपने दिमाग में रख के सारे ऑपरेशंस करने हैं, सारी प्रतिक्रिया करनी है, सारी संगठन के फैसले लेने में इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और ये सब साथियों, विचारधारा से ताकत आती है, पावर आता है। यदि विचारधारा के रूप से एक व्यक्ति तैयार हो जाएगा तो उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा, ईमानदारी आ जाएगी, कमिटमेंट आ जाएगा, उसके अंदर खुद का भी कमिटमेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ से पैदा होंगी? वो जिंदगी भर विचारधारा से बदलेगा नहीं, कमिटेड हो जाएगा, लक्ष्य के अंदर उसके अंदर स्पष्टता आ जाएगी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी जैसे ही उसके अंदर विचारधारा की चेतना बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों जिनको ध्यान रखना। मैंने कुछ प्रमुख सवाल हैं जो इन वीडियो में बना के डाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये बताया है, इससे आप अपने अंदर सुधार ला पाएंगे। अपनी आत्म आलोचना करके अपने अंदर एक विकास क्रम को सुनियोजित तरीके से अपने खुद के विकास के लिए डेवलप करने के लिए आप कर पाओगे।
अंत में एक चीज और बता देता हूं, पावर ताकत आती है विचारधारा से। ये ब्रेन का एक हिस्सा है जो पदार्थ है, जिसको मार्क्स ने पदार्थ कहा। ये पदार्थ की वर्किंग कैसी है, इसको भी मैं जोड़ देता हूं, इस थ्योरी को। वो वर्किंग ऐसी है कि ये इसके अंदर शक्ति कैसे पैदा होती है। इसके अंदर शक्ति होती है चेतना से। अब वो चेतना किस तरीके की है, जैसे आपके अंदर अगर ये शक्ति आ जाए या आप इस भौतिकवादी दर्शन को समझ जाओ, तो आपके अंदर ये चेतना आ जाएगी कि कोई तीसरी शक्ति नहीं है। इसलिए आपके अंदर ये पावर आ जाएगा, आप डरोगे नहीं, आप हर चीज को एक्सेप्ट करोगे। और आपको कुछ जब संकट आएगा तो आपके अंदर एक बहुत सारी ताकत आ जाएगी, एक शक्ति आ जाएगी, और आपका शरीर भयंकर तरीके से काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी करना है मुझे करना है। इस टाइम पे अगर मैं सही तरीके से डिसीजन ले लूंगा तो बच जाऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो आपका दिमाग 100 गुना, कई 100 गुना तेजी से काम करेगा, और आप सही तरीके का फैसला लेने का आपके अंदर शक्ति पैदा हो जाएगा, और आप उस बुरी संकट से बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, सचेतन मन से बाहर निकल जाएंगे। ताकि आपको एक ताकत किस बात से मिली? चेतना से, विचार से। तो विचार ने ताकत किसको दी? इसको, मस्तिष्क को, दिमाग को। और दिमाग ने फिर ताकत किसको दी? इस हमारे शरीर को, हमारी बुद्धि को, जिस ताकत से हमने उसको बच पाए। तो एक इस तरीके से ताकत मिलती है, इस तरीके से विचार की ताकत मिलती है। और ये जब ताकत मिलती है तो बहुत शक्ति आती है आपके अंदर। मैं बताऊं आपको, डर खत्म हो जाता है। मेरे अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत डरता था पहले, भूतों से बहुत डरता था। और कोई किसी का हाथ कट जाए, किसी को कोई मर जाए तो मैं कभी देखने नहीं जाता था। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी डेड बॉडी नहीं देख सकता, खून बहता हुआ देख लूं तो चक्कर आ जाते थे। मगर जब से मैंने भौतिकवादी दर्शन का विचार अपने दिमाग में डाला, मैंने इसको अध्ययन किया, अब मेरे सामने आप कटे हुए टुकड़े वाला आदमी भी पड़ा होगा तो मेरे को मतलब डर नहीं लगेगा, मेरे को हिचक नहीं आएगी। मेरे को बोलोगे आप इसके टुकड़े टुकड़े हैं, सब उठा के एक बोरी में डाल दो, तो मैं उठा के डाल दूंगा, वो मेरे को कुछ नहीं होगा। मेरे को जो पीएम रूम होता, मैं भोपाल के पीएम रूम में गया एक बार, एक बंदे को लेकर के, जब सब जगह काटा पीटी चल रही थी, कई डेड बॉडियों का पीएम चल रहा था, तो मेरे को कुछ नहीं हुआ। मगर जो साथी मेरे साथ गया था वो तो पागल हो गया, कई दिन तक उसने खाना नहीं खाया, उसको नींद नहीं आई। तो एक ताकत पैदा होती है आपके अंदर। कोई अगर दुर्घटना हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप उसको बचाने के लिए भगोगे, उसको देखोगे कि इसकी ऑक्सीजन चल रही कि नहीं चल रही है, इसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका ब्लड बहा रहा है, तो आप ब्लड से डरोगे नहीं, उसको नस बांधोगे कि जहाँ खून तो निकल रहा, खून कहाँ से निकल रहा, तो उसके हाथ को बांधोगे कि खून ब्लीडिंग ना हो। तो आपका दिमाग इस तरीके से चलेगा, बहुत शक्ति मिलती है साथियों। अब दूसरा पक्ष बता देता हूं, धर्म के नाम पे भी शक्ति मिलती है, धर्म के नाम पे भी ताकत मिलती है। अब ये ताकत कैसे मिलती है? ये ताकत कोई तीसरी शक्ति देती है, भगवान देता है। धर्म यही समझाते हैं कि ये ताकत भगवान देता है। हम जिसको जाप करते हैं, जिसका नाम करते हैं, जैसे हम ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, सभी धर्मों का एक ही स्ट्रक्चर है कि आपको, हम हिंदू धर्म के लोग भगवान की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, हम बजरंगबली की बात करते हैं, और इस्लाम के लोग अल्लाह की बात करते हैं, ईसाई धर्म के लोग यीशु की बात करते हैं। तो सब ये स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो वो शक्ति देता है हमको, वो ताकत देता है, उसका हम जाप करते हैं। जैसे कोई मरने वाला है, एक्सीडेंट हो गया, मैंने कई अस्पतालों में देखा कि महिलाएं जाप करने लगती हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी कुछ कुछ बोलने लगते हैं, ईसाई धर्म के लोग भी कुछ कुछ बोलने लगते हैं, हिंदू धर्म के लोग जाप करने लगते हैं। तो ये जो क्यों करते हैं वो, कि उसको बचाने के लिए। तो उनको दिमाग में, उनके दिमाग में क्या है, इससे शक्ति मिलेगी। जब वो दिमाग में ये डालते हैं कि ये करने से शक्ति मिलेगी, तो उनके जो ये मस्तिष्क है उसको क्लिक होता है कि वो जनरेट होता है, उससे रिचार्ज होता है, ऐसे समझ लीजिए, और उसके अंदर एक शक्ति जनरेट होती है। वो शक्ति इसकी नहीं है कि वो किसी तीसरे लोगों ने दी, उसके पदार्थ का वो गुण है कि जैसे ही उसके दिमाग में शक्ति का
उसको आभास होगा तो ये ब्रेन का वर्किंग शक्ति के रूप में चालू हो जाएगा और उसका दिमाग, उसका शरीर, उसके हाथ बहुत ही ताकतवर रूप से काम करने लगेंगे और वो जो है उसके नाम पर, भगवान के नाम पे या किसी के नाम पे अपने आप को एक ताकतवर तरीके से एक झटका मारेगा। जब वो झटका मारेगा तो उसमें वो एनर्जी जनरेट होगी। वो एनर्जी तीसरी शक्ति की नहीं है, वो एनर्जी उसकी ब्रेन की है, उसकी दिमाग की है, उसके मस्तिष्क की है। तो हमको ताकत विचार देते हैं। आस्तिक विचार भी इस ब्रेन को ताकत देते हैं और नास्तिक विचार भी इस ब्रेन को ताकत देते हैं। ये इस मस्तिष्क का गुण है। ये कोई तीसरी बीसरी शक्ति कहीं नहीं ना होती है ना है। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना। तो साथियों, ये भी तथ्य को हमको समझना है कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? विचार से मिलती है। विचार किसको स्टोक करता है? दिमाग को। दिमाग किसको स्टोक करता है? पूरे मस्तिष्क को। और पूरा मस्तिष्क से हमारा शरीर चलता है, हार्ट चलता है, मन चलता है, हाथ चलते हैं, सब कुछ चलता है। तो वो सब चीज को, पूरे शरीर को एनर्जी देता है, जिसको हम एनर्जी मान लेते हैं। दूसरा साथियों, एक और जो इसका कमजोरी है जिसको हमको समझना है कि एक्सेप्ट करने की क्षमता जो है वो हम किसी शक्ति से कराते हैं। जैसे जो नास्तिक व्यक्ति है, जो भौतिकवादी दर्शन का व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति मर गया तो उसको वो उस विचार के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है, मर गया। मर क्यों गया वो ये कैसे आकलन करेगा कि या तो वृद्ध होकर मर गया, या उसका हार्ट फेल हो गया, या उसका ब्लड हो गया, या उसकी किडनी फेल हो गई, क्या हो गया, वो इस तरीके से आकलन करेगा और वो किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि इसका हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, हार्ट बंद हो गया, इसके कारण से इसकी डेथ हो गई। तो रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, वो उसको स्वीकार कर लेगा कि यार ये मर गया तो मर गया, ये तो नेचुरल प्रकृति का सिस्टम है, प्रक्रिया है कि यदि उसका हार्ट बंद हो जाएगा तो शरीर आदमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हार्ट बंद होते ही ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो शरीर का, आपका ब्रेन काम करना बंद हो जाएगी, तो सब बंद हो जाएगा। तो हार्ट बंद हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा, तो मर गया। अब वो ये सोचेगा कि इसके परिवार का क्या करना है, इसको क्या करना है, इसकी अंतिम क्रिया करना है। वो रोएगा नहीं, वो चिल्लाएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा साथियों, धर्म के नाम से, जैसे हम किसी महिला का पति का डेथ हो जाए तो हम महिला को समझाते हैं, और उस महिला को किस तरीके से समझाते हैं कि उसका इतना ही समय था, ये तो भगवान ने तय किया है कब किसको मर जाना है, भगवान ने उसको बुला लिया, इतने दिन के लिए ही उसको भेजा था, अब तुम उसको छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास वो इतने दिन ही रहना था, अब तुम इन बच्चों का चेहरा देख के जिंदा रहो, अब उसका जो मोह है उसको छोड़ दो, बच्चों का चेहरा देखो इनका। हम बार बार महिला कहती हैं इन बच्चों का देखो, वो तो उड़न खटोला था, इतने दिन के लिए ही तुम्हारे साथ आया था, वो चला गया, उसको भूल जाओ, इन बच्चों के चेहरों को देखो, इनका चेहरा देख के आगे का जिंदगी जियो। तो उसको, महिला को भी ताकत मिलती है, उसके दिमाग को शक्ति मिलती है, और वो महिला धीरे धीरे अपने दिमाग को कंट्रोल करती है। कंट्रोल करके फिर वो उस दुख से, दर्द से बाहर होती है, उसके विचार से, उसके लगाव से धीरे धीरे करके अलग होती है। तो इसमें कोई तीसरी शक्ति ने उसको शक्ति नहीं दी साथियों। उसका ब्रेन का जो पार्ट था उसने एक्सेप्ट कराया, उस लॉजिक से, उस विचार से उसने उसको एक्सेप्ट किया। और जैसे ही, इसलिए महिला को किसी का पति मर जाए तो उसका, महिला को चेहरा दिखाते हैं, मरे हुए पति का चेहरा दिखाते हैं। यह हिंदू धर्म के अंदर परंपरा है। किसी व्यक्ति को यदि उसकी पत्नी है तो उसको चेहरा दिखाए बिना उसकी अंतिम क्रिया नहीं करते। उसका चेहरा इसीलिए दिखाते हैं कि उसको यह सच यकीन हो जाए, उसके ब्रेन को, दिमाग को, कि हाँ मेरा आदमी मर गया है, अब उसको लगाव, मेरे को उसको छोड़ना है, त्यागना है, तो इसलिए उसका चेहरा दिखाते हैं। तो ये पूरी एक साथी एक थ्योरी है। इस थ्योरी से मनुष्य के मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। तो इस चीज को भी हमको ध्यान रखना है। ये विचारधारा का भी एक पार्ट है
जिसको हम समझ जाएंगे तो हम बहुत ही ताकतवर बन जाएंगे। बहुत साथी लंबा है, मैं आपको पूरे दिन लेक्चर दे सकता हूँ। जो महिलाओं को बाबा भरते हैं ना, उसके पीछे भी यही थ्योरी है। जो भूत प्रेत आत्माएं आती हैं, उसके पीछे भी यही थ्योरी है। जो हमको सपने आते हैं, सपनों में जो हमको डराने वाले सपने आते हैं, सबका थ्योरिया इसी दिमाग से, इसी तरीके की थ्योरियाँ हैं। अब मुझे लग रहा है कि इतना काफ़ी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। आपकी चेतना के लिए इतना सारा मैंने समझा दिया कि सारे वीडियो यदि आपने सुन लिए हैं तो आपकी चेतना का बहुत बड़ा विकास होगा, ये इस बात की बिल्कुल गारंटी है। आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, आपका दिमागी रूप से आप बढ़ेंगे, ये सब चीज़ों का आपका विकास होगा। तो साथियों, अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे के वीडियो यदि ना सुने हों तो सारे वीडियो ज़रूर सुनें। हमारे दर्शन सीरीज की प्ले लिस्ट में जहाँ चैनल की, उसको विजिट करें, दर्शन सीरीज के सारे वीडियो ज़रूर सुनें। उसके साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आप उस वीडियो को सुनें और सुनने के बाद से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।